चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब जो आपकी क्लास होगी वो होगी इंग्लिश की। और मैं आपको बता दूं, जो आपकी अगर आपको जो रिकॉर्डिंग क्लास देखनी है तो आप ऐप पे अब आपको रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी स्टडी मटेरियल वाले में। अब आपको जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है उसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको यूट्यूब से कनेक्ट कर दिया है सीधा। तो आपको करना क्या होगा, जो एक ऑप्शन आ रहा है ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल के नाम से, उसके अंदर आपको उसका लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप उसमें पार्ट बने हुए हैं स्टडी मटेरियल के नाम से, जो एक ऑप्शन है उसके अंदर। तो उसके अंदर आपको सारी की सारी जो वीडियो अभी तक जो हुई है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या करवाया था उस दिन। इंग्लिश के अंदर हमने स्टार्ट किए थे, टेंस किए थे स्टार्ट, लेकिन टेंस से पहले आपको जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, कि जो वर्ब है, क्रिया है, वो कितने प्रकार के। तो टाइप्स ऑफ वर्ब देखो कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग ही हमेशा क्या आएगा। अब साथ में नोट करते रहना, या फिर आप क्या कर सकते हो, बाद में भी नोट कर सकते हो। टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर मैं लिख रहा हूं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये 5 फॉर्म है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे जो मैं चीजें लिखूंगा उसको आप ध्यान से देखना हमेशा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा किस में यूज होगी, प्रेजेंट सिंपल में यूज होगी। इस बात का ध्यान रखना। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किस में यूज होगी, प्रेजेंट सिंपल में यूज होगी। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये आपकी यूज होगी हमेशा पास्ट सिंपल में। इस बात का ध्यान रखना। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो जब भी परफेक्ट नाम आएगा, कोई सा भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, तो परफेक्ट नाम जब भी आएगा तब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, अब बात रही वर्ब की फोर्थ फॉर्म की। अब इसको एक और नाम से जानते हो आप, इसको जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है ये आपको देखने को मिलेगी जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको वहीं पे यूज करनी है जहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। इसी प्रकार वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अब ये आपको यूज करनी है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन ये भी प्रेजेंट सिंपल में है और ये भी प्रेजेंट सिंपल में है। ये यूज करोगे आप सिंगुलर, इसको सिंगुलर फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है, सिंगुलर का मीनिंग हो गया ये एक वचन के साथ आएगी हमेशा, और ये क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है आपकी, ये हमेशा प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ ही आएगी। इस बात का ध्यान रखना।
बताओ मेरे को सही आ रही है ये? ओके, कोई टेक्निकल इशू था? देखो दोबारा बता देता हूँ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये किस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये आपको बता चुका हूं मैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में, थर्ड फॉर्म आपको वहां पे यूज करनी है जहां पे आपको परफेक्ट नाम दिखाई दे जाए, चाहे वह कोई कौन सा भी हो। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो आपको कंटिन्यूस जहां पे भी टेंस है उसमें यूज करनी है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है, मीनिंग ये एक वचन में यूज होगी। और कौन से एक वचन में? जब वो आपका प्रेजेंट है सिंपल हो उसमें। और ये आपकी होगी प्लूरल फॉर्म, यानी कि बहुवचन के लिए ये यूज होगी। ठीक है, अब देखो मैं इसके एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं एक वर्ब ले लेता हूं कोई सी, ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ब ले ली प्ले। ये जो प्ले है ना, इस वर्ब से ये सारी की सारी जो वर्ब ऑफ फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म हमेशा याद रखना क्या होती है? प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ओरिजिनल फॉर्म होती है। ठीक है, और वो हमेशा क्या होगी? प्लूरल। अब इसको बनाते हैं सेकंड फॉर्म, तो ये आ जाएगी, सेकंड फॉर्म बना दी हमने ऐसे, ये आ गई आपकी प्लेट। ठीक है, थर्ड फॉर्म बन गई आपकी प्लेट, ये भी यही होती है। फोर्थ फॉर्म आपकी बन गई प्लेइंग, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो आपकी बन गई प्लेस। अस या ईएस लगा दिया हमने। ठीक है, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए आपको अस या ईएस लगाना पड़ता है, ये भी बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन यहाँ पे है कि इसकी और जो इसकी है वो स्पेलिंग दोनों क्या है? सेम है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है? थर्ड फॉर्म है। क्योंकि यहाँ तो हमने ये डिनोट कर दिया कि ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, तब आपको पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाली जो चीज है उसको रेज कर दूं, तब आपको कैसे पता चलेगा ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है? तो याद रखना, जो सेकंड फॉर्म होती है ना वर्ब की, वो इसी प्रकार आएगी। लेकिन जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वो हमेशा किसके साथ आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आएगी ना, तो उसके साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ी होगी। लेकिन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी, तब आपको पता चल जाएगी कि कौन सी सेकंड फॉर्म है और कौन सी थर्ड फॉर्म है। अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है साथ में, तब उसका मीनिंग क्या है? कि वो थर्ड फॉर्म है। और अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो उसका मीनिंग क्या है? वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये वाली चीजें या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्या करो, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो मैं इधर हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया होगा इतनी देर में। अब देखो आगे, अब आपको देखना है टाइप्स ऑफ पर्सन, कि जो पर्सन है वो टाइप के कितने होते हैं। यह भी मैं आपको बता देता हूं दोबारा, टाइप्स ऑफ पर्सन। तो तीन जो टाइप है इसके, पहला देखो फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में दो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट पर्सन वही होगा जिसमें, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं इंक्लूड होऊंगा। ठीक है, हमेशा किसी बात को बोलने के लिए एक तो बोलने वाला चाहिए और एक सुनने वाला चाहिए, ये दो चीजें होती है। ठीक है, जब भी किसी बात को बताने के लिए जो खुद बोलने वाला इंक्लूड है वो फर्स्ट पर्सन होगा हमेशा, यानी कि आई। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? हाँ, तो आई और वी, आई में मैं का मीनिंग हो गया कि मैं खुद इंक्लूड हूं, और वी का मीनिंग हो गया हम। इसका मतलब भी क्या है कि हम के अंदर मैं जरूर इंक्लूड हूंगा। ठीक है, यानी कि मैं शामिल होऊंगा। तो ये जो है वो किसके अंदर आएंगे? फर्स्ट पर्सन के अंदर आएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना।
फिर मैं बात करता हूं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में सिर्फ सुनने वाला होता है शामिल, तो वो क्या है, यू, मीनिंग तुम, सिर्फ उसमें तुम ही शामिल होगा वो, ठीक है। अब देखो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन देखो क्या है, थर्ड पर्सन है जब मैं किसी को कोई बात बोल रहा हूं, ठीक है, और मेरी कही हुई बातों को कोई और किसी को बता रहा है, ठीक है, वो उसके लिए थर्ड पर्सन हो जाएगा। जैसे मैं और मेरा कोई दोस्त बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तीसरे फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब तीसरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो वो तीसरे की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में क्या हो सकता है, ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नाम। ये सारे के सारे किस में शामिल होंगे, थर्ड पर्सन में होंगे। अब आपको यह जानना जरूरी है कि इनमें से कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो मैं सिंगुलर के लिए देखो ये वाला साइन लिखूंगा सीधा, एस, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये दोनों ही है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब इसमें से ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, और किसी का नाम वो भी हमारे लिए सिंगुलर होगा, और ये जो है वो क्या होगा, हमारे लिए प्लूरल होगा। ध्यान रखना, मैं आगे कुछ चीजें करवाऊंगा ताकि ये वाली चीजें इसीलिए बता रहा हूं अभी, ताकि ये चीजें आप इसी प्रकार डाउन करो, नोट करो, नोट डाउन करो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ये सिंगुलर प्लूरल भी आपके काम आएंगे, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब देखो, इससे जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब ये वाला जो टॉपिक है ये क्या बोलता है, ये चीज बोलता है कि जो हर सब्जेक्ट की जो वर्ब है उसको एग्री करनी चाहिए। एग्री का मीनिंग ये हो गया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या नहीं चाहिए, प्लूरल ही आनी चाहिए, ठीक है। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक। इसका मीनिंग ये होता है कि हर सब्जेक्ट अपनी हर एक वर्ब को एग्री करना चाहिए, ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूं मैं इसमें कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कब होता है, और वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल कब होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं यहां पे डॉग, ठीक है, डॉग सब्जेक्ट है वो अभी क्या है, सिंगुलर है, और डॉग को प्लूरल बनाने के लिए आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, अस या ईएस लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डॉग्स कर दिया, डॉग का मीनिंग एक हो गया और इसका मीनिंग एक से ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। लेकिन इसके लिए अगर मान लो मैं वर्ब यूज कर रहा हूं प्ले, तो ये सिंगुलर है ना, तो इसके लिए वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए आपको अस या ईएस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए अस या ईएस लगता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए अस या ईएस लगता है, ठीक है। इसी को ही तो वर्ब की क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है, आपको बताया था मैंने, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल। और मैंने आपको बताया था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये वर्ब की क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान रखना, इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां तक आ गया क्या समझ में? अब देखो आगे, अब पढ़ेंगे टेंस। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हर जो टेंस होगा, ठीक है, पहले तो टाइप ऑफ टेंस देख लो। पहले देखो टेंस क्या है। टेंस देखो सीधी सी बात है, अगर आपने टाइम को पहचान लिया तो आपको उस सेंटेंस का टेंस भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर मैं साधारण भाषा में बोल दूं तो जो टेंस है वो सीधा सीधा
रिलेशन बनाता है वो किसके साथ बनाता है, टाइम के साथ बनाता है। अगर आपको टाइम के बारे में बताना उस सेंटेंस के, तो आपको ये भी पता होगा कि वहां पे जो टेंस यूज किया हुआ है वो कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैं इसके डेफिनेशन लिख दूं कि सेंटेंस विच डिनोट टाइम, ठीक है, या फिर सेंटेंस एक्सप्रेस द टाइम, कि ऐसा सेंटेंस जो किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है, उसका मतलब वही क्या है, टेंस है। टेंस और टाइम का रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो अगर जो टेंस है उसमें क्या आ सकता है, एक प्रेजेंट टेंस आ सकता है, पास्ट आ सकता है और फ्यूचर आ सकता है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टाइप है। अब ध्यान रखना प्रत्येक में, इन सभी में क्या होगा, इन सभी में ये वाली जो चीजें हैं वो एक जैसी होगी। ठीक है, ये सभी में होगा। इसमें प्रेजेंट में भी 4 टाइप होंगे, पास्ट में भी 4 होंगे और फ्यूचर में भी 4 होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं 4 कौन कौन से। पहला हो सकता है सिंपल या फिर इंडेफिनिट। फिर मैं बात करता हूं दूसरे की, तो दूसरा हमेशा होगा कॉन्टिन्यूअस, इसी क्रम में आपको याद रखनी है। फिर तीसरा होगा परफेक्ट और फिर चौथा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आपको इसी प्रकार से मैंने वो वर्ब भी लिखवाई है। सिंपल के लिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखवाई है, कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखवाई है, परफेक्ट के लिए मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखवाई है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इनका दोनों का कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको जो चीजें पहले नोट करवाई है उसको रिमेंबर करना है। ठीक है, लर्न करना उसको। ये टाइप होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल या फिर मैं इसको बोल दूं इंडेफिनिट। यहां पे जो इंडेफिनिट वर्ड है इसका मीनिंग आपको समझना जरूरी है। इसका मीनिंग होता है अनिश्चित, यानी आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको टाइम का पता नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फिर फ्यूचर है, उसमें आपको टाइम का कोई जिक्र नहीं किया होगा। तो जब भी ऐसा होगा तो वो वाले सारे के सारे सेंटेंस किस में आ जाएंगे, इंडेफिनेट में आ जाएंगे। ठीक है, मोस्टली ऐसे बोल सकता हूं कि जो लगभग सेंटेंस है वो इंडेफिनेट में आ जाएंगे। अब देखो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब यहां पे लिख देता हूं मैं, कौन सी यूज होगी इसके अंदर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब तो यही होगी यूज, या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। इसके बाद मैं बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगी डू या फिर डज। ठीक है, अब देखो डू की सिंगुलर फॉर्म है डज, तो डू प्लूरल है तो ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगी, और ये सिंगुलर है क्योंकि अस या एस लगाने के बाद सिंगुलर बनती है, तो ये क्या आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही आएगी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यूज कब होती है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना यूज कब होती है, जिस वाक्य में नोट या फिर क्या हो, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हो, तभी यूज क्या होगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। इस बात को चाहे अभी नोट कर लो कि नोट या फिर मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है, तभी हमेशा क्या यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वरना हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। ध्यान रखना, उसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी जिस वाक्य में आपको नोट और मार्क ऑफ इंटेरोगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, सीधे वाक्य में कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी जिस वाक्य में नोट हो और ना क्या हो, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन हो। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, आगे के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब तभी यूज होगी जब क्या होगा, जिस वाक्य में नोट और क्या लगा हो, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। बाकी सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं, सॉरी टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब बात करते हैं एडवर्ब की, यानी ऐसे कीवर्ड जिससे आपको देखते ही पता चल जाए कि ये वाला जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है, तो ऐसे देखो कौन से होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सामान्य आपको मैं लिखवा देता हूं। जैसे ऑप्शन, सेल्डम, ऑलवेज, फिर मैं आपको जैसे लिखवा दूं समटाइम्स, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं जैसे जनरली, फिर मैं आपको लिखवा देता हूं रेयरली, फिर यूजुअली, इसके बाद कोई ओकेजन आ गया जैसे ऑन, होली, ऑन दिवाली, इस प्रकार से। फिर जैसे मैं लिख सकता हूं ऑन संडे, तो यहां पे कोई भी वार आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, इसी प्रकार से। फिर मैं लिख दूं जैसे इन, इन वीक लिख देता हूं मैं, मंथ, ईयर, ये वाली चीजें भी आ जाएगी। इसके बाद मैं जैसे लिख सकता हूं इन द मॉर्निंग, फिर इसी प्रकार इन द आफ्टरनून, और इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं इन द इवनिंग। ठीक है, अब ये वाली जो चीजें हैं अब ये वाली चीजें आपको क्या बताएगी कि ये वाले जो एक्शन है ना वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इन सभी में से एक चीज निकल के आएगी, क्या, ऑफ्टन, सेल्डम, ऑलवेज, समटाइम्स, जनरली, रेयरली, यूजुअली, ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन वीक, मंथ, ईयर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, और एक सबसे इंपॉर्टेंट वाली लिख दूं मैं, डेली। ठीक है, तो ये वाली चीजें क्या है, ये वाली चीजें एक ही चीज बताएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और लिखवा देता हूं ऊपर। जैसे मैं इसके अलावा क्या लिखा देता हूं, ये वाला मैं यहां पे लिख देता हूं अनिश्चित। इसके अलावा मैं कुछ रूल्स है, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन, यानी मैथ से जुड़ी हुई संक्रियाएं, यानी गणित से जुड़े हुए जो भी सेंटेंस है उसके बारे में बात कर रहा हूं। दूसरी मैं लिख देता हूं साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, यानी विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें। तीसरा मैं लिख देता हूं यहां पे जैसे जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ। फिर मैं लिख देता हूं यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर मैं लिख देता हूं जैसे इडियम्स और प्रोवर्ब एंड प्रोवर्ब, और फिर मैं लिख देता हूं जैसे हैबिट। देखो इन सभी में एक बात कॉमन है, ये तो गणित से जुड़ी हुई चीजें होंगी, ये वाली चीजें विज्ञान के जो तथ्य हैं उनसे जुड़ी हुई, ये हो जाएगा सामान्य सत्य। सामान्य सत्य जिसको बोला जाता है, ये हो जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। और ये हो जाएंगे आपके मुहावरे, मुहावरे और कहावत जिसको बोलते हो आप। ठीक है, और ये हो जाएगी आदत। ठीक है, ये सारी चीजें और ये सारी चीजें, इन सभी से एक जो नियम निकल के आता है वो क्या है, देखो वो है किसी काम का दोबारा होना। ठीक है, रिपीटेड एक्शन, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं क्लास में। इन सभी से मिलाकर एक जो चीज निकल के आएगी वो क्या होगा, रिपीट होना किसी काम का। ठीक है,
आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है उस सेंटेंस में कि वो जो एक्शन है वो रिपीट हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, ऑफ्टन का मीनिंग होता है कई बार बोल दूं मैं जिसको, ठीक है। सेल्डम का मीनिंग नहीं, ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले जो वर्क है समटाइम का मीनिंग भी हो गया कई बार, ठीक है। कुछ एक बार बोल दूं, जनरली मतलब सामान्यता, रेयरली मतलब बहुत कम, लेकिन एक से ज्यादा, ठीक है। यूजुअली भी इसका मीनिंग यही हो गया, ऑन होली, अब होली है तो वो एक बार तो आती नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे साल, प्रत्येक साल में एक बार आती है, ठीक है। जैसे साल आएगा नया तो उस साल भी आएगी होली, ठीक है। दिवाली, संडे आता है जैसे। अब ये वाली चीजें क्या होती है, हमेशा रिपीट होती रहती है। रिपीट का मीनिंग ये एक बार नहीं होती है, तो इसका मीनिंग इन सभी से जो एक निचोड़ निकल के आता है वो क्या होता है, रिपीटेड एक्शन का। कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, उसमें जो एक्शन होंगे ना, कार्य, वो हमेशा कौन से होंगे, रिपीटेड एक्शन। यानी ऐसे ही वाक्य आएंगे जिनमें क्या हो, जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब दोहराव हो रहा है। एक से ज्यादा बार कोई चीज होगी, इसका मतलब वो रिपीट हो रही है। इन्हीं नियमों में से भी एक ही चीज निकल के आएगी, देखो, कि जो एक्शन है वो रिपीट होगा। मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन का मीनिंग हो गया, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक बार बताता हूं, बाद में लिखकर बताऊंगा। इस चीज का मतलब समझ गए तो ये सारे जो सारा सेंटेंस है वो हो जाएगा अपने आप। मैथमेटिकल इक्वेशन का मीनिंग हो गया कि 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए। अब मेरे को बताओ कि 4 और 5 अगर 9 होते हैं तो वो हमेशा के लिए ऐसे ही होंगे, क्योंकि ये रूल बनाए हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज 4 और 5 9 हो गए और कल 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। मतलब ये वाले जो एक्शन है वो भी क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट मतलब जिस ऐसे फैक्ट जिनको बताने के लिए आपको विज्ञान की सहायता लेनी पड़े। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारे जो शरीर का टेम्परेचर है सामान्यतः वो 98.4 फारेनहाइट है, या फिर सेल्सियस में बोल दूं कि 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं कल हमारे शरीर का सामान्यतः जो टेम्परेचर बताऊंगा तो वो यही बताऊंगा, या फिर जैसे मैं बोल दूं कि पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है, तो ये वाली चीज हमेशा ऐसे ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने 100 डिग्री पे उबाला है और कल हमारा मन किया तो हमने 150 डिग्री पे उबाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जो साइंटिफिक फैक्ट है ये भी क्या होंगे, रिपीट होंगे। मतलब एक्शन में क्या होगा, दोहराव होगा, ठीक है। ये आज 100 डिग्री पे उबला है तो कल भी क्या उबलेगा, 100 डिग्री पर ही उबलेगा। इसी प्रकार जनरल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ हो गया सामान्य सत्य, यानी जो हम सामान्य दैनिक जीवन में क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं क्या कि जो शहद होता है वह क्या होता है, मीठा होता है, तो शहद मीठा ही होता है, ये सामान्य सत्य है। अगर वो खराब नहीं हुआ तो इसका मतलब वो क्या होगा, मीठा ही होगा। अगर खराब हो गया तो वो शायद तक उसका जो टेस्ट है वो बदल जाए, लेकिन अगर वो सही है तो जनरल ट्रूथ यानी कि जो सामान्य सत्य है वो क्या है कि वो हमेशा क्या होगा, मीठा ही होगा। और वो ऐसा तो है नहीं कि आज मीठा और कल क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, ठीक है, कड़वा हो जाएगा। वो आज मीठा अगर खराब नहीं हुआ तो कल भी क्या होगा, मीठा ही होगा। इसी प्रकार यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ मीनिंग जो हमारे अस्तित्व से पहले भी थे, ठीक है, एग्जिस्टेंस से, और उसके बाद भी है, ठीक है। हमारे एग्जिस्ट होने से यानी हमारे अस्तित्व से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आज हम हो या फिर ना हो, उन चीजों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी है। जैसे जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम आज हैं और कल नहीं है तो वो सूर्य के चक्कर नहीं लगाएगी, वो तो वैसे ही लगाएगी। और ये वाली चीज है वो भी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम पृथ्वी पे थे नहीं, यानी मनुष्य थे नहीं, तो वो चक्कर नहीं लगाती थी सूर्य के। ये पहले भी ऐसे ही होता था, यानी जो वो अपने एक्शन को हमेशा से क्या करती आ रही है, रिपीट करती आ रही है। अब देखो इडियम्स एंड प्रोवर्ब, मुहावरे और कहावतें। अब मुहावरे और कहावतें हमेशा उसी तरह बोले जाते हैं क्योंकि उनका मीनिंग तभी एक सूटेबल मीनिंग निकलता है। जैसे मैं बोल दूं 9 2 11 होना, मुहावरा है। आज मैंने ये बोल दिया तो उसका मतलब क्या हो गया, भाग जाना हो गया। लेकिन अगर उसकी जगह मैं कल चेंज करके बोलूंगा, जैसे मैं बोल दूं 10 2 12 हो जाना, तो कोई समझेगा, कोई नहीं समझने वाला। क्यों? क्योंकि ये मुहावरे तभी सूटेबल है जब ये
जिस प्रकार पहले बोले जाते रहे उसी प्रकार आगे बोले जाते रहे। ठीक है, तो ये वाला जो एक्शन है वो भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही बोले जाएंगे आगे, तभी इनका जो मीनिंग है वो निकलेगा, वरना इनका मीनिंग नहीं निकलेगा हम खुद से बनाने लगे तो। ऐसे हैबिट का आदत। अब आदत इसका मतलब है कि हम चीजें क्या करेंगे, बार बार करेंगे। आदत का मतलब ये होता है, जैसे आपकी आदत है, कोई स्टूडेंट घूमने जाता है सुबह, ठीक है, तो वो आगे वाले दिन अगर उसकी आदत है तो वो घूमने जाएगा, उसके आगे वाले दिन भी क्या जाएगा, घूमने जाएगा, ये उसकी आदत है। ठीक है, तो आदत, और एक मैं लास्ट इसमें लिखवा देता हूं, जैसे डेली रूटीन। डेली रूटीन का मीनिंग हो गया कि उसका जो दैनिक जीवन है वो किस प्रकार व्यतीत कर रहा है। ठीक है, वो डेली रूटीन अगर किसी का सेम है तो वो हमेशा चीजों को उसी प्रकार से दिन के अंदर जिएगा। जैसे सुबह वह किस टाइम उठा, उसके बाद किस टाइम उसने खाना खाया, और उसके बाद जो आगे की चीजें हैं वो किस प्रकार की, यानी वो चीजों को क्या करेगा, रिपीट। तो इन सभी चीजों से एक ही चीज निकल के आती है, वो क्या है, इन सारी एडवर्ब से, इन सारे नियम से एक ही चीज निकल के क्या आती है कि जो एक्शन है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इन सभी नियमों को आप याद ना रखकर एक नियम याद रख सकते हो सिर्फ, कि जिस भी सेंटेंस में आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है ना कि वहां पे जो एक्शन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा। और आपके लिए जो उसमें मेन वर्ब यूज करोगे वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज करोगे, डू या फिर डज। और डू या फिर डज आपको कब यूज करना है, जब उस वाक्य में आपको नोट या फिर क्या दिखाई दे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की। अब आपको इसको कहां पे यूज करना है और इसको कहां पे यूज करना है। देखो, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसको तो आप यूज करना है जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल। ठीक है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या फिर मैं इसको यहां पे अलग से लिख देता हूं, इधर देखो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को आप यूज करोगे, यानी वर्ब में अस या यस लगाओगे कब, तो वर्ब में अस या यस सभी लगाओगे जब क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां पे यूज हो पाएगी, जब वहां पे क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से थे, पहली बात तो वो सिंगुलर होने चाहिए, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है, सिंगुलर फॉर्म बोली जाती है। पहली बात तो वो सिंगुलर होना चाहिए, और दूसरी बात वो क्या होना चाहिए, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन देखो कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं यहां पे। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम। अगर ये वाली चीज आपको दिखाई देती है ना, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तभी आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को यूज करना है। यानी वर्ब के साथ अस या इस कब लगा पाओगे आप, जब आपको ये दिखे। और अदर जो बच गए, अदर कोई से भी हो चाहे, उसमें आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को आपको सिर्फ तभी लगाना है जब आपको उस सेंटेंस में ही, शी, इट या फिर किसी का नाम दिखाई दे, वरना आप वर्ब के साथ कभी भी अस या यस नहीं लगाओगे। और जो बाकी है उन सभी में आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, यानी जो आपको बताया गया वैसे जो ओरिजिनल फॉर्म होती है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, और मेरे को बताओ ऑडियो या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। कमेंट करके बताओ मेरे को, ऑडियो या फिर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। ओके,
स्क्रीनशॉट ले लिया गया इसका या फिर ये परमिशन नहीं दे रहा है स्क्रीनशॉट की? बाकी आप क्लास रिकॉर्डेड क्लास मैंने आपको बता दिया, अब आगे से जो रिकॉर्डेड क्लास होगी वो वैसे मिलेगी। स्टडी मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन आगे, रिकॉर्डिंग से आगे चैट के ऑप्शन है या फिर जो अदर ऑप्शन है, उसमें लास्ट में क्या है, स्टडी मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन है। उस ऑप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू। आपको जो सारी क्लासें होगी रिकॉर्डिंग के वो आप कभी भी देख सकते हो, किस पे, यूट्यूब पे, ठीक है। वहां पे चैनल बना हुआ है कोचिंग के नाम से, उस पे आप जो सारी क्लासें हैं वो कभी भी देख सकते हो, कभी भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी इन सभी के। चलो अब देखो एग्जाम्पल। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं, पहला एग्जाम्पल देखो इसमें मतलब इसमें जो सेंटेंस आएंगे वो किस टाइप से आएंगे। जैसे मैं लिख देता हूं, ही ऑलवेज, वर्ब लिख देता हूं मैं इसकी गो, फिर मैं लिख देता हूं यहां पे टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। या फिर मैं जैसे लिख देता हूं यहां पे बस, इसका मीनिंग हो गया कि वह हमेशा बस पर स्कूल जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने ये बोल दिया कि वह हमेशा बस पर स्कूल जाता है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जो वो एक्शन है वो उसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीट का मतलब ये आज के लिए नहीं बोल रहा है कि वो आज ही सिर्फ बस पे जा रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि वो क्या जाता है हमेशा, क्योंकि ऑलवेज आ गया, ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। और ये आपकी एडवर्ब भी लिखवाई हुई है मैंने स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने आपको बोला अगर थोड़ी लैंग्वेज समझ के आप पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको एडवर्ब वगैरह कभी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना ही पता करना था कि इस वाक्य में रिपीटिशन हो रहा है या फिर नहीं, दोहराओ, तो यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। ये ऐसे बोल रहा है कि वो हमेशा जा रहा है बस पे, तो मतलब वो आज भी जा रहा है, कल भी जाएगा, ठीक है, और पहले भी गया था। तो इस वाक्य में अब आपको पहचान हो गई भी प्रेजेंट सिंपल है। अब आपको ये पता करना है कि वाक्य में डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी या नहीं। यहाँ पे देखो नोट या फिर मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है क्या, कहीं पे नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, डू या डज इसमें नहीं आएगी, ठीक है। फिर हमारे को ये देखना है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल। तो मैंने अभी क्या लिखवाया था, जिस वाक्य में ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, उस वाक्य में वर्ब के साथ अस या ईएस लगेगा, मतलब उसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। तो लिखो वर्ब गो, और इसके साथ अस ना लगाकर क्या लगेगा, ईएस लगेगा, क्योंकि ये कुछ एक नियम है किसी वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब को भी क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म और ये हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। अब देखो दूसरा एग्जांपल अब जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं, अर्थ मूव अराउंड द सन। अब देखो दूसरा एग्जांपल, अर्थ मूव अराउंड द सन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। तो वो अब इसमें एडवर्ब कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वाली जो चीज है वो किसका एग्जांपल है, एक टाइप से यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है। मैं यहां पे लिख दूंगा साथ साथ में, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल है। इसका मतलब अब एक बात बताओ कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर आज ही थोड़ी ना लगाना शुरू किया, वो तो पहले भी लगा रही थी, अब भी लगा रही है और आगे भी ऐसे लगाएगी। मतलब वो जो अपना एक्शन काम कर रही है वो उसको क्या करेगी, रिपीट करेगी, दोहराओ, उसमें दोहराओ होगा, और जब भी दोहराओ आएगा तो वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि नोट और मार्क ऑफ इंटरोगेशन कहीं नहीं है। अर्थ एक प्लेनेट का नाम है, और मैंने अभी बताया था
जब किसी वाक्य में, सेंटेंस में ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, तब उस सेंटेंस में वर्ब के साथ अस या एस लगेगा। तो वर्ब तो पहले वैसे की वैसे लिखो, मूव लिख दिया। अब यहाँ पे ई तो पहले से लगा हुआ है, तो हमारे को सिर्फ क्या लगाना है, अस। ये दूसरा एग्जाम्पल आपका ऐसे होगा। अब देखो, अब यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जो पानी है वो 100 डिग्री पे उबलता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा ये किसका एग्जांपल है, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, विज्ञान से जुड़े हुए तथ्य हैं जिसको आप, ये हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे पानी है वो आज भी 100 डिग्री पे उबलेगा और कल भी 100 डिग्री पे ही उबलेगा। ठीक है, ये वाला साइंटिफिक फैक्ट है। तो इसको आप, अब देखो, अब यहाँ पे आपको वाटर को ये पता करना है कि सिंगुलर है या फिर क्या है, प्लूरल है। तो आप वाटर को सिंगुलर और प्लूरल पता करने के लिए क्या करना है कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पता होना चाहिए पहले कि कौन सी चीजें काउंटेबल है और कौन सी चीजें अनकाउंटेबल है। एक नोट लिख लो हमेशा कि अनकाउंटेबल जो चीजें होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। यानी ऐसी चीजें जिसको आप ना गिन सको, वो हमेशा सिंगुलर होती है। अब पानी है, पानी को आप गिन सकते हो। गिनने का मतलब ये होता है कि उसके आगे 1, 2 या फिर 3 लगा के देखो। जैसे पानी है तो आप इसके आगे 1, 2 या ऐसे लगा के देखो, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसे नहीं गिन सकते आप। इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। ऐसी चीजें जिनको आप नहीं गिन सकते वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। ठीक है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो वर्ब में क्या लगेगा, अस या एस लगेगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा, अस लग जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ एग्जांपल, जिसको मैं लिख दूं 2 and 2। यहां पे मैं लिख देता हूं वर्ब मेक 4। अब ये आपको पता चल गया होगा किसका एग्जांपल है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 ये हमेशा ही होते हैं। कोई ऐसी तो बात है नहीं कि भी आज 2 और 2 4 होंगे। ये क्या होते हैं, 2 और 2 4 आज भी होंगे, कल भी होंगे और क्या थे, पहले भी होंगे। थोड़ा कम करते, तो 2 और 2 4 होंगे। ठीक है, तो ये भी इस वाक्य में क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। अगर रिपीट होगी कोई भी चीज तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो इस वाक्य में क्या आएगा, मेक वर्ब लिखो, ई तो लगा हुआ है, इसके साथ क्या लग जाएगा, अस लग जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मेक भी आएगा। इसका कारण है देखो, एंड लगा हुआ है। एंड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सब्जेक्ट है वो कितने हैं, एक से ज्यादा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें प्लूरल हो गए। एंड से जब जुड़ जाते हैं 2 सब्जेक्ट तो वो क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो देखो एक रीजन क्या था कि इस वाक्य में रिपीटिशन हो रहा है, तब यहां पे क्या आ रहा है, मैक्स आ रहा है। लेकिन यहां पे मेक क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे देखो क्या लगा हुआ है, एंड। इसका मतलब सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, इसके लिए यहां पे मैक्स से क्या आएगा, मेक आ गया। यहां पे ये दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन यहां पे ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा, मेक बढ़िया रहेगा। चलो एक और देखो एग्जांपल अब हनी टेस्ट स्वीट। अब ये जनरल ट्रूथ का एग्जांपल है। ठीक है, कि जो शहद है वो क्या होता है, मीठा होता है। अब हनी को आपको पता करना है भी सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो वही बात, ऐसी चीजें जिसको आप ना गिन सको वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हनी, 1 शहद, 2 शहद, ऐसे बोल सकते हो क्या आप,
नहीं बोल सकते, इसका मतलब वो क्या है, अनकाउंटेबल है, यानी गिन नहीं सकते, और गिन नहीं सकते तो ये सिंगुलर होगी, सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लग जाएगा, वर्ब लिखो, ई तो लगा हुआ है, इसके साथ क्या लग जाएगा, अस लग जाएगा, बस इतना हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल, चलो यहां तक ठीक है। अब ये वाली जो क्लास आपकी रिकॉर्डिंग, आपको पता है स्टडी मटेरियल पे जो भी ऑप्शन होगा ना वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल में के नाम से एक ऑप्शन है ऐप के अंदर, वहां से आपको इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे मिलेगी सीधा, ठीक है, जो कोचिंग के नाम से चैनल है वहां पे मिल जाएगी आपको, और इसका जो आगे वाला पार्ट होगा वो मैं आपको कल करवाऊंगा। अब बता दो मेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके, आपका आंसर सही है। और आपके पास जो आसपास जो भी गांव में जो बच्चे हैं उसको आप ये वाली जो क्लासें हैं वो ऑफर कर सकते हो, आप उनको शेयर कर सकते हो ताकि वो भी जो क्लासें हैं उनको प्रॉपर लगा सके, क्योंकि आपसे जो क्लासेज होंगी वो आपकी मैथ और इंग्लिश की प्रॉपर चलेगी। आपको टाइम बता दूंगा मैं उसी टाइम से ये वाली जो क्लासेज होगी वो हमेशा के लिए उसी टाइम से होगी, अगर कोई इश्यू नहीं आता है तब तक। ओके, थैंक यू।